सभी की निगाहें कर्नाटक चुनाव पर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले इन तमाम राज्यों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहां पर अब परसेप्शन बिल्डिंग का सबसे पहले काम हो रहा है। हमारे साथ में खास पैनल इस वक्त मौजूद है। एसएन सिंह साहब हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी स्टूडियो में मौजूद, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, रामहित नंदन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में इस वक्त हैं स्टूडियो के अंदर, AK मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं, और हमारे साथ में अमित मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी लगातार बने हुए हैं। तो देखिए, चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बड़ी बात यह है, अमित जी आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। बड़ी बात यह है कि साख तो कांग्रेस की भी दांव पर लगी है और बीजेपी की भी दांव पर लगी है, क्योंकि कई दशक से हमने देखा 3 दशक गुजर चुके हैं और पहली बात तो यह कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना इस वक्त दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पूजा, सबसे पहले तो कई दशकों से पूर्ण बहुमत जो है वो मिलता बड़ा मुश्किल लगता है कर्नाटक में। पिछले भी चुनाव में तीनों दल अलग अलग लड़े थे, बाद में कांग्रेस के साथ जेडीएस मिला और सरकार बनी, और फिर वो सरकार टूट जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो डायरेक्ट फाइट पिछली बार थी वो 144 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुई थी, जिसमें 85 सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई थी और 59 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती थी। 29 सीट पर जो विजेता होता है इन 29 सीटों पर वही सरकार बनाता है, और ये एक ट्रेंड है। लेकिन वो 29 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 55 सीटें हैं जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक बार कांग्रेस जीती है, वो तमाम ऐसी विश्लेषण ऐसा है कि अगर मान लीजिए थोड़े भी वोट मार्जिन से, क्योंकि लगभग 75 सीटें ऐसी थी जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका था कि उस पर जो हार जीत का अंतर था पूजा, वो महज 1000 से 5000 के बीच था। तो ये जो प्रक्रिया होती है चुनाव में, और एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर 200 से 1000 के बीच भी आंकड़े का अंतर रह जाता है किसी उम्मीदवार के पक्ष और किसी उम्मीदवार के विपक्ष में, तो वो हार जीत का एक बड़ा पैमाना हो जाता है। और ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, कांग्रेस भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसके अतिरिक्त सबसे जो ज्यादा बातें कही जाती हैं पूजा, वो लिंगायत, वोकालिंगा और कोरबा, इसके विषय में कही जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो एक अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग है, उसके 13 से 15% वोट हैं वहां, और वो 17, लगभग 15 से 17 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर अपना असर डालती है। तो ये तमाम चीजें जो है, क्या कांग्रेस को यहां फायदा मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस इस बार अपने आप को जमीनी जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उससे अलग नहीं कर रही है। हालांकि उसने एक बहुत बेहतरीन पिच दे दी भारतीय जनता पार्टी को बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर, फिर भी कांग्रेस के तमाम शीर्षस्थ नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, तो दलितों का एक बड़ा रुझान वो अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक जो बड़ी बात है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो सीमा है, जो बेलगामी का क्षेत्र है, वहां 25 सीटें हैं, जो बहुत हद तक आपने पिछले दिनों देखा जो सीमा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा है, वो बहुत असर डालता है उस पर, और वहां की राजनीति जो है वो सीटें वो भी बहुत मायने रखती हैं जीत हार में, कि कौन सा दल, क्योंकि जीत हार का जो दलों का अंतर होगा, अगर आज परसेंटेज और वोट वो तो शाम में पता चलेगा कितना पड़ा है, अगर ज्यादा नहीं होता तो फिर कमोबेश स्थितियां 120-30 के पास जो भी दल बहुमत लाएगा उसका उतना हो सकता है, और बाकी दलों को उसके अतिरिक्त जो सीटें बचेगी उसमें अपने आप को समाहित करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो 2615 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7% कोरबा मतदाता हैं, 7%, जिनका 33 सीटों पर वर्चस्व माना जाता है, और इसके नेता हैं सिद्धारमैया, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वोकालिंगा एक बड़ा वर्ग है वहां, और उनका 12 से 13% उनका है वहां आंकड़ा, और लगभग 55 सीटें वो प्रभावित करते हैं। इसमें DK शिव कुमार भी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उस समुदाय से आते हैं, तो उनकी भी नजर है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं उस समुदाय से। सबसे बड़ा वर्ग जो है वो लिंगायतों का है, जिस पर सारा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त लगा है, क्योंकि BS येदियुरप्पा को जिस तरह से सीटों में पूरी तरह छूट दी गई और BS येदियुरप्पा के कहने पर जिस तरह से सीटें आवंटित हुई, वो ये मायने रखेगा कि क्या चुनाव की जो रणनीति है वो येदियुरप्पा बेहतर तरीके से अपने हाईकमान के पक्ष में कर पाए या नहीं कर पाए। और ये बड़ा मामला होता है, क्योंकि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है जिसको लेकर पूरी राजनीति बदल जाती है, और कर्नाटक का जो क्षेत्रीय राजनीति है, जिस तरह की राजनीति वहां हो रही थी, उस पर बहुत हावी पड़ा। रोड शो लगभग PM ने 18 रैली की और 6 रोड शो किए। सबसे बाद वाला रोड शो काफी लंबा था गुजरात के बाद, तो वो इंपैक्ट तो जरूर डालता है पूजा। अब ये इंपैक्ट देखना पड़ेगा कि शाम 6 बजे 5:30 बजे तक जो मतदान हो रहा है उस पर कितना असर डालता है। AK मिश्रा जी, एक बात तो समझ में आई
कि यहाँ पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पहले जो बीएस येदियुरप्पा अलग थलग चल रहे थे, उनकी नाराजगियां सामने आ रही थी। आखिर में बीजेपी को भी ये समझ में आया कि इनकी नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और जैसा उन्होंने कहा उनके बेटे को जो चाहिए वो देने के पूरे प्रयास किए गए। लेकिन क्या सिर्फ बीएस येदियुरप्पा के जरिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्या बीजेपी को? नहीं, देखिए, अगर हम बीजेपी की पूरी एक्टिविटी की एनालिसिस करें, बीजेपी ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज पे 100% भरोसा करती है, बल्कि ये चीज मैं कांग्रेस और दूसरे पार्टियों में देखता हूँ, एक दो चीजों पे वो पूरा का पूरा कैंपेन डिसाइड कर देते हैं कि इन्हीं दोनों चीजों को बेस बना के येदियुरप्पा को हटाने की या नेपथ्य में ले जाने की जो बात चल रही है, ये भी बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। भाई, बीजेपी से सेंट्रल आदमियों के चेहरे मोदी जी, अमित शाह या योगी जी को क्यों लाया गया, उसके पीछे कारण है कि ग्राउंड पे अगर पास्ट में किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा है तो विपक्ष यानी कांग्रेस और दूसरे नेता उसको इनकैश कर सकते हैं, उनकी इमेज को धूमिल कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था कि पब्लिक फेस बनाने के लिए आप ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेटेजिक वे में काम को एग्जीक्यूट करिए, और पब्लिक फेस दिखाने के लिए जिसपे कि हम अपनी इमेज बिल्डिंग करेंगे और वोट मांगेंगे, उसके लिए बेदाग चेहरों को आगे किया गया। 50 से अधिक सीटों पे बीजेपी ने उम्मीदवार बदले। हाँ, जवाब ले लीजिए, ये कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका भी सवाल, ये जो सवाल है, देखिए इसका भी क्या है, उम्मीदवार क्यों बदले, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़ के चले गए और बीजेपी ने उनको बुलाया नहीं। बीजेपी चाहती तो उनके मन की मुराद पूरी करके उनको टिकट दे के अपने पास रख सकती थी ना, लेकिन हल्ला मचाना ये शुरू किया, ये चले गए हैं तो बड़ा नुकसान होगा। देखिए, होता क्या है, बीजेपी की एक बड़ी अच्छी रणनीति रही है कि जहां कहीं पे भी डिस्प्यूटेड चेहरा हो उसको खुश मत करो, उसको पर्दे से आप हटा दीजिए। जितनी बार उसका अपीयरेंस होगा उतनी बार वो बैक ऑफ द माइंड वोटरों के कि अरे भाई ये तो भ्रष्टाचारी है, इसने ये किया है, तो नेगेटिव इंपैक्ट चलता रहेगा। कर्नाटक में देखने को कहां मिला? भ्रष्टाचार के आरोप में ही तो बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने हटाया था और बसवराज बोम्मई को बनाया, लेकिन सीटों का जब आवंटन हुआ, आपने पहली बार देखा होगा कि बीएस येदियुरप्पा दिल्ली आते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं, फिर उनको उनके मन मुताबिक सीटें दी जाती है। तो ये तो वही हुआ ना। नहीं, आपका ये क्वेश्चन जायज है। देखिए, मैंने बहुत पहले ही फाइन वे में मैंने मतलब दोनों चीजों को सेपरेट किया है। मैंने बोला कि येदियुरप्पा जी को नेपथ्य में किया गया, मतलब बैक ऑफ द कर्टन, पर्दे के पीछे किया गया कि आपकी जो एक्सपर्टाइज है उनका एक्सपोजर तो है ही, आप ग्राउंड लेवल पे बूथ को मैनेज करिए। फेस बनाने की जो बात है, भाई येदियुरप्पा, आरोप लगना दूसरी चीज है, वो कोर्ट की बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, लेकिन आरोप लगने से जो परसेप्शन चेंज होता है उसको मैनेज करने के लिए उनको फेस के रूप में प्रेजेंट ना करके एग्जीक्यूशन के लिए उनको ज्यादा जिम्मेदार। ठीक है, टिकट बटेगा वो येदियुरप्पा के हिसाब से बटेगा, वो देखेंगे सारे कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन फेस को प्रेजेंट करने की जब बात होती है तो इसीलिए ऐसे फेस को लिया गया है जिनके ऊपर आरोप ना हो। ये मैनेज करने का एक स्ट्रेटेजिक वे होता है। तो फेस तो किसी को कर्नाटक में दिया नहीं गया, बसवराज बोम्मई को भी मुख्यमंत्री नहीं, ये भी एक स्ट्रेटजी है। मैं आपको बताता हूं, आपके पास कितने जो है ऐसी स्ट्रेटजीज है। मैं बोलता हूं कि बीजेपी के पास, बीजेपी कहां पे गेम विन करती है, ऐसे तो कांग्रेस से राहुल गांधी भी गए हैं फेस बन के, प्रियंका गांधी भी गई हैं। बीजेपी के पास ये महारत है, स्टेट लेवल पे उनका अपना फेस है, उनकी जो है स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स है पूरी, और सेंट्रल पे है। उनको अगर ये लग रहा है कि सेंटर से जाकर के जो उनका तुरुप का इक्का है वहां जाकर के अगर चेंज हो सकता है, और नहीं, अगर आप कोई ऐसा फेस नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी सारी रणनीतियां फेल हो गई और आपके पास तुरुप का इक्का सिर्फ एक प्रधानमंत्री। नहीं, कोई रणनीति फेल नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूं, जैसे एक तरकस में कई तीर होते हैं। ये बीजेपी की यूएसपी है कि उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे फेस हैं, कौन से तीर को कहां यूज करना है, जीतना तो चुनाव है ना। बिल्कुल, चलिए, सही बात है। और क्यों भेजा गया वहां पर लोकल, तो अब ये है कि जनता का फैसला क्या रहता है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं दीपक झा आपके पास भी आ रही हूं, और हमारे साथ में जो बीजेपी के प्रवक्ता उनके पास भी आ रही हूं, लेकिन रामित नंदन जी काफी देर से क्योंकि वेट कर रहे हैं। रामित नंदन जी, अब सवाल ये है कि साहब, कांग्रेस ने किन किन मुद्दों को उठाया? क्या आपको लगता है कि आप मुस्लिम आरक्षण की बात करके, क्या आपको लगता है कि आप ये बात करते हैं कि साहब पीएफआई और बजरंग दल पर हम बैन कर देंगे, और साथ ही साथ एक करप्शन एक बड़ा विषय था, इसको और अच्छे तरीके से कांग्रेस भुना सकती थी? क्या आपको लगता है कि वो भुनाने में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है? और जिस तरीके से पिछली बार एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, इस बार तो राहुल गांधी का वो सिंपैथिक वाला कार्ड भी चल रहा है, सिंपैथी वाला कार्ड भी चल रहा है, ये सब चीजें काम करेंगी क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पिछले कई चुनावों से, मैं आपको एक वोट परसेंटेज बता दूं,
2004 में कांग्रेस की वोट परसेंटेज थी 35.27, 2008 में थी 34.76 और 2013 में थी 36.6, 2018 में थी 38.14। बीजेपी की जो वोट परसेंटेज थी 2004 में वो थी 28.33, 2008 में 33.86 और बीजेपी की 2013 में थी 19.9 और 2018 में बीजेपी की पोल परसेंटेज थी 36.35। मैंने वही कहा कि पिछली बार अच्छा वोट परसेंटेज था कांग्रेस के पास। कांग्रेस नहीं, आप देखिए लगातार कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 34-35% से चलता रहा है ज़्यादा। पिछली बार तो कांग्रेस को वोट परसेंटेज बीजेपी से ज़्यादा मिली थी, लेकिन सीटें बीजेपी को ज़्यादा मिली थी 104। उसके बाद क्या हुआ कि कुमारस्वामी के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई। जब कुमारस्वामी के साथ मिलकर सरकार बनाई कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने अपना हिस्सा मांगना शुरू किया, जिसको लाइन शेयर कहते हैं। उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हुए। उसके बाद फिर कुमारस्वामी को बाहर किया गया और फिर उसके बाद येदियुरप्पा आए। तो देखिए होता क्या है कि इस बार जब मतदाता वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में इतिहास भी चलेगा। उनको ये पता है कि पिछली बार जब घालमेल वाली सरकार बनाने की कोशिश की, जब हमने किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक को पूरे को भुगतना पड़ा। तो जनता तो ये बार-बार देख रही है ना। नहीं बार-बार देख रही है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है इस बार कि कर्नाटक की जनता इस बार कोई निर्णायक कदम उठाएगी, वो या बीजेपी को या कांग्रेस को, किसी को भी स्पष्ट रूप से एक बहुमत देगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस का अपर हैंड है। उसका एक कारण मैं आपको बता दूं, एक तो उनका वोट परसेंटेज जो है कांस्टेंट है। दूसरा, अभी जो हम बात नहीं कर रहे हैं वो हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं। उनका करीब 30% वोट बैंक है। हम सिर्फ वोकलिंगा, लिंगायत या कुबरा की बात कर रहे हैं, हम इन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि एससी एसटी और मुस्लिम समुदाय को साध कर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी हो सकता है। और जिस तरीके से देखिए क्या, लेकिन एक बात मैं और भी कहूँगा कि कांग्रेस के बहुत सारे दावेदार, मुस्लिम वोटों के बहुत सारे दावेदार हो गए हैं। उसमें जेडीएस भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच गए हैं इस बार। तो वो भी पहुंच गए हैं, लोग भी खड़े होते हैं उसमें। हाँ, लेकिन ये इसके बावजूद अब क्योंकि इन्होंने खड़गे दलित हैं, तो खड़गे को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया है, तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा वहाँ पर। लेकिन अब यह है कि बीजेपी कितना बूथ लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर पाती है, आज वो कितने कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल पाती है, अपने पक्ष में मतदान करवा पाती है, इस पे फिर अंतिम फैसला होगा। ठीक है। अभी तक कांग्रेस ने बहुत अच्छी पिच रही उसकी, हालांकि उसने कुछ गुगली नहीं की, जैसे आपने कहा। एसएन सिंह, सर का ये अपना आकलन है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। अब क्या होगा, हालांकि वो तो नतीजे बताएंगे। देखिए, जनता का ये आकलन नहीं है, क्योंकि जनता ने देखा है कि 3.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ रही, कोरोना कालखंड रहा, उसके बाद भी बड़े बड़े विकास के कार्य हुए और जो केंद्र की योजनाएं थी, जो पूरे देश को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं थी, वो उन योजनाओं का लाभ वहाँ पे भी मिला है। वहाँ पे भी 7 लाख आवास बने हैं, वहाँ पे भी 31 लाख इज्जत घर बने हैं, वहाँ लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिया गया। मुद्दों की बात तो कम ही नजर आई ना एसएन सिंह साहब, ये तो बात मानते हैं ना कि मुद्दों की बात तो कम हो रही थी ना इस बार। नहीं, अब मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, मुद्दों की बात बिल्कुल हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक मुद्दे सहित वहां बात की। और जो दूसरी पार्टी थी कांग्रेस के लोग जाते क्या करते हैं, जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, अगर आपके पास मुद्दा था तो आप उस पर बात करिए, फिर आपको गाली देने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद सोनिया गांधी जो 4 साल से प्रचार में नहीं जाती हैं, वो प्रचार में जा रही हैं। ये सब दिखाता आप कहते क्या है, एंटी इनकम्बेंसी, इसके अलावा आपके पास कोई आधार नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया उसके लिए वो आधार है। पूजा जी, यहाँ पे भाजपा और भाजपा के एक जो समर्थक विश्लेषक बैठे हुए, इन्होंने बड़े ऐसे इंडिविजुअल किसी पर अटैक मत कीजिए। देखिए, आप अपनी बात रखें। हाँ जी, बिल्कुल सर। देखिए क्या होता है, खुलेआम सीधी बात बोल दी कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है कर्नाटक में। मैं तारीफ करता हूँ उनकी उस बात का बोलने के लिए कि भाजपा के पास कर्नाटक में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और यहाँ से दिल्ली से इनको चेहरा ले जाना पड़ रहा है दिखाने के लिए। देखो हमारे ऐसे ऐसे नेता हैं। तो भैया, करप्शन के नाम पे भाजपा का लुटिया डूब चुका है। और मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने पूरे कर्नाटक वासियों की बात करी है, कोई जाति धर्म की बात नहीं करी है। और मुस्लिम आरक्षण की आप लोग जो बात कर रहे हैं वो ओबीसी कोटे के तहत था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको
कल फटकार लगा दिया है। ये भी आपने देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को फटकार लगा दिया। और पिछले 10 सालों में भैया 8.5 साल सरकार भाजपा की रही है। बीएस येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार, रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर भ्रष्टाचार का केस लग चुका है। किस तरीके से आपने वहां पे विधायक कहते हुए देखे गए कि 2,500 में तो हम मुख्यमंत्री बदल देते। तो ये सारी बातें कर्नाटक की जनता देख रही थी।